उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट किया था और एक एग्जांपल की मदद से हमने उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, लेकिन मज़ीद इन एग्जांपल्स की मदद से हम उसे एक्सप्लोर करेंगे और फिर एट द एंड हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब कर सकेंगे और साथ में उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे कि इनके फीचर्स होते क्या हैं, और फिर हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि जब ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है सो इसमें किस तरह की चेंजेस आ रही होती हैं, हम उसे भी डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक बाउल है जिसके अंदर एक बॉल है जो कि मीन पोजीशन ओ के ऊपर मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक इसका रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ है और एक इसका वेट है जो टुवर्ड्स डाउन है। सो क्या करते हैं कि रिएक्शन और वेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वल होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पे कोई नेट इफेक्ट नहीं होता और बॉडी उसी जगह पे पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही हम बॉडी को उठा के पॉइंट ए की तरफ लेकर आते हैं, तो जैसे ही हम बॉडी को पॉइंट ए के ऊपर लेकर आते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट ए से हम इसे रिलीज करते हैं। सो ये पॉइंट ए से रिलीज होगा तो ये अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ आएगा। जैसे ही ओ की तरफ आएगा, होना ही चाहिए था कि यहाँ पे स्टॉप आ जाए और कुछ टाइम के लिए रुकने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स से रुकने नहीं देती और ये मूव कर जाता है पॉइंट बी की तरफ। और जैसे ही पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं सो अगेन पॉइंट बी से ये वापस ओ की तरफ आता है और फिर ए की तरफ चला जाता है। मींस कि ये ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ, ओ से ए की तरफ, यानी ये अपने इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान अपनी मीन पोजीशन के लिए तो मूव करता रहता है। ओ से ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ, ओ से ए। यानी बॉल एंड बाउल सिस्टम भी सेम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही काम करता रहता है। मीन ये भी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ही मूव करता रहता है। द नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसे पढ़ने से पहले हमें फोर्थ चैप्टर 9th क्लास के फोर्थ चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, उसे हमने थोड़ा सा डिस्कस डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक फोर्स नेट फोर्स इस तरह से है तो हम उसे उसके कंपोनेंट्स में रेजोल्यूट कर सकते हैं। मीन ये आपके पास फोर्स है तो हम उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करके करते हैं। सो क्या होता है कि इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो मींस कि हम एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में ऐसे रेजोल्यूट कर लेते हैं कि एफ वाई एफ एक्स, और ये हमारे पास नेट फोर्स होती है इस तरह से। सेम एज हमने उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये कोई स्पोर्ट है जिसके साथ हमने एक हुक को बांधा हुआ है। इस हुक के साथ हमने एक स्ट्रिंग है और साथ में एक मैस एम है जो कि मीन पोजीशन ओ के ऊपर मौजूद है। अब सेम एज जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वेट और रिएक्शन सेम एज, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमने 9th में ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग के साथ हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है। सो हम ये कहते हैं इसका वेट जो है वो W नीचे की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स डाउन, और जो टेंशन है वो टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, मींस कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है और वेट उसका नीचे की तरफ। चूंकि दोनों इक्वल होते हैं सो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही ये कैंसिल करते हैं अब कोई भी नेट इफेक्ट नहीं हो रहा होता। सेम एज जैसे हम ये किया था कि यहाँ से उसे उठा के ए पे ले गए थे, सेम एज हम इसे पकड़ के ए पे ले जाएंगे। जैसे ही ए के ऊपर लेकर जाएंगे अब आप माइंड में उसी चीज को कंसीडर करें कि ये आपके पास नेट फोर्स थी, तो यहां पे आके जब ये नेट फोर्स ऐसे होती है मींस कि ये थोड़ा सा टेढ़ी होगी, तो क्या है अब आप इसको रेजोल्यूट कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में सेम एज दिस, कि जैसे ही ये इस तरह से आएगी हम इसे इसके कंपोनेंट्स में रेजोल्यूट कर सकते हैं लाइक एज दिस, कि एक इसका y कंपोनेंट होगा और एक इसका
x कंपोनेंट होगा। सो सपोज एज आपके पास ये नेट फोर्स थी और ये इसका कंपोनेंट था, ये आपके पास फोर्स थी और ये इसका कंपोनेंट है। यहाँ पे ये ऐसे हो चुका है, मतलब वहां पे 9th में हमारे पास इस तरह से था ऐसे, अब ये थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है, मतलब आपकी जो नेट फोर्स है वो ये वाली है, तो अब इसका जो कंपोनेंट होंगे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही कंपोनेंट चेंज होंगे, ये हमारे पास y था, ये y कंपोनेंट हो गया और दूसरे वाला हमारा x कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर हम कंपोनेंट की रेशो से देखें, हमारे पास fx क्या था, fx था mg cos थीटा, तो सेम एज हमने mg को उसके कंपोनेंट में डिवाइड किया mg cos थीटा, और y क्या था mg sin थीटा, तो सेम एज हमने उसे डिवाइड किया mg sin थीटा के अंदर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसे पॉइंट A के ऊपर लेकर आए, इसमें दो चीजें हुई कि एक तो इसके कंपोनेंट्स बन गए, दूसरा ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया है। फर्स्ट वन कि इसके कंपोनेंट्स बन गए हैं, हम इसे रेजोल्यूट कर रहे हैं, और सेकंड वन क्या है कि ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर पोजीशन A के ऊपर आ गया है। सो यहां से हम देखते हैं कि जैसे ये A पे आता है तो इसका एक कंपोनेंट बनता है mg cos थीटा और दूसरा बनता है mg sin थीटा। अब अगर हम देखें mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट हैं इक्वल, दोनों एक दूसरे क्या हैं अपोजिट हैं, तो इस फॉर्म में क्या होगा कि जैसे ही mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे के इक्वल है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे ही कैंसिल करेंगे इट मींस कि हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ये क्या हो गया है हमारे पास जीरो हो गया है। एंड सेकंड वन में हम देखते हैं mg sin थीटा, mg sin थीटा हमारे पास बच गया है, तो हमने किस कंपोनेंट को लेना है और इस कंपोनेंट की रेशो से हमने इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही हम इसे यहाँ पे छोड़ते हैं, सो ये क्या करता है कि ये मूव करता हुआ अपनी पोजीशन O के ऊपर आता है। जैसे ही अपनी पोजीशन O के ऊपर आता है, अब यहाँ पे ये रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि बॉडी को अपने दो पॉइंट्स के मीन पोजीशन पे दो पॉइंट्स के दरमियान या अपनी मीन पोजीशन के गिर्द दो पॉइंट्स पे मूव करवाती रहती है, ऑसिलेट करवाती रहती है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इसे यहाँ रुकने नहीं देगी, बल्कि पोजीशन B पे ले जाएगी। अगेन B पे वही स्टेप हो गया mg cos थीटा mg sin थीटा, अगेन mg cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो फिर mg sin थीटा बचेगा जो इसे वापस O की तरफ लेकर जाएगा। सो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो पेंडुलम सपोज है ये वाला पेंडुलम अब 0 पे था कि A पे आएगा और फिर B पे, फिर O पे, फिर A पे, फिर 0, फिर मींस कि ये अपनी इसी पोजीशन के दरमियान में मूव करता रहेगा और अपनी इसी एक सेंटर के इर्द-गिर्द वाइब्रेट करता रहेगा। सो हम ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो पेंडुलम है वो एक पॉइंट अपनी मेन पोजीशन के गिर्द एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता रहता है। सो अब जैसे हम देखते हैं ये यहाँ से मूव करता है, यहाँ से इसको मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर वापस यहीं पे जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, लास्ट टाइम भी हमने डिफाइन किया था कि ये एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ टाइम तो लगा होगा। सो वो टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं t = 2 pi L/g, 2 pi L/g। सेम है, अगर आप इसे कंपेयर करें प्रीवियस वाले से, p = 2 pi m/k, यानी वहां पे मास पे डिपेंड था तो यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड है। सो इट मींस वहां पे लेंथ पे डिपेंडेंट था, सॉरी मास पे डिपेंडेंट था, यहाँ पे लेंथ पे डिपेंडेंट है। वहां पे कांस्टेंट पे डिपेंडेंट था, यहाँ पे इसका लोअर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, मींस के इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। एंड सेम एज रिलेशन वही है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and t inversely proportional to g। so यहाँ से अगेन हम उसी एग्जांपल पे वापस आते हैं जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ी थी कि हमारे पास मास m है
जो कि अटैच है और पोजीशन ओ के ऊपर मौजूद है। जब हम इसे ए पे लेके जाते हैं, इसे रिलीज करते हैं, तो ये वापस ओ पे आता है और फिर बी पे चला जाता है। सो मींस ये अपनी वर्सिटी पोजीशन या ऐसे कहें कि मीन पोजीशन के गिर्द ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। मींस कि अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करता रहेगा। सो यहाँ से असल में हम डिफाइन करते हैं कुछ चेंजेस को कि इसके अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं। सो हमने एनर्जी का पढ़ा हुआ है, हमें ये पता है कि एनर्जी हम ये कहते हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर क्योंकि एट द रेस्ट होता है, सो उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो फिर हम ये कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी काइनेटिक एनर्जी पे होती है और वर्क करती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मींस यहाँ पे जब ये था तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या थी? मैक्स। जैसे ही हम इसे पोजीशन ए के ऊपर लेकर गए तो इसने वर्क किया, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो चेंज किस में हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। लाइक एज के अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जैसे हम डिफाइन करते हैं कि हाइट पे जाके जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो हमारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे हम क्योंकि वर्क कर रहे हैं किसी डिस्टेंस पे, तो हमारे पास एज अ हाइट कंसीडर हम इसे करें तो यही जो हमारी डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कवर हो रहा है, सो ये हमारे पास असल में इन टर्म्स ऑफ हाइट की मीनिंग में आता है। सो इन टर्म्स ऑफ हाइट की मीनिंग की वजह से हम ये कहते हैं कि हमारी ये काइनेटिक एनर्जी है ये असल में कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। सो सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि मैक्स मीन पे थी और जैसे ही ओ पे जाएगी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन अब चूंकि सारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में, सो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ पे ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जब ये वापस आता है तो मीन पे अगेन सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक में। सो काइनेटिक एनर्जी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मीन से वापस बी पे जाता है, तो बी पे जाने की वजह से यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अगेन प्रोड्यूस होगी तो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देखते हैं हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अब ये आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को देखें, यहाँ पे देखें, दोनों में सेम ही होगी और सेम एज यहाँ पे होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं काइनेटिक एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखें यहाँ पे थे तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेस्ट में था, तो रेस्ट में कुछ भी नहीं होता, सो रेस्ट में वैल्यूज क्या होंगी? जीरो होंगी। लेकिन जैसे ही हम इसे मूव करवा के गए ए पे, जैसे हम इसे मूव करवा के लेके जाएंगे ए पे, जैसे हम इसे मूव करवा के लेकर जाएंगे ए के ऊपर, तो क्या होगा कि अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉइंट ए के ऊपर क्या है? मैक्सिमम है। ए के ऊपर मैक्सिमम डिफाइन करते हैं कि जैसे ही अब मैक्सिमम था, अब यहाँ पे आके बॉडी रुक जाती है और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉडी रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो मतलब क्या है कि ए के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन बॉडी यहाँ पे आके स्टॉप करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं ये वापस आती है पीछे की तरफ। जैसे ही वापस आएगा पीछे की तरफ, अब क्या है यहाँ पे आके ये रुकेगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आके वापस देखें तो जहां से चले थे हम वहीं पे आ चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो। और हमने कहा था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब दैट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी
जीरो। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन बॉडी तो मूव कर रही है, बॉडी नहीं रुक रही, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब जैसे ही बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, अब बॉडी अगेन मूव करेगी और पॉइंट बी पे आ जाएगी। अब अपने मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट पे है, सेम एज यहाँ पे भी ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पे है। तो जब ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पे है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बट बॉडी बी पे आके रुकती है, तो रुकने की वजह से फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। मतलब कहने का ये है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, लेकिन बॉडी उस डिस्प्लेसमेंट पे जाकर स्टॉप भी करती है। तो स्टॉप इस वक्त में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सिंपल टर्म में अगर हम डिफाइन करें कि मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे मैक्सिमम होगी और बाकी पॉइंट्स पे जीरो होगी। सेम एज वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी सेंटर मींस के मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और इन दो पोजीशन पे ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी ये वाली एक्सट्रीम और ये वाली जितना ज्यादा दूर जा रही है एक्सट्रीम है, सो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी। और अगर एक्सेलरेशन को देखें तो वो सेंटर में मीन पे जीरो होगा क्योंकि डिस्टेंस कोई नहीं तय हो रहा, लेकिन दूर जा रहा है जितना उतने उसकी एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता चला जाएगा। अब हम इसके फीचर्स डिस्क्राइब करते हैं कि इस मोशन के अंदर हमारे पास किस किस्म के फीचर्स आ रहे होते हैं। सो हम ये डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन फीचर इज अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अ फिक्स्ड पोजीशन। सेम एज हमने डिफाइन किया था कि बॉडी अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द वाइब्रेट करती है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अ फिक्स्ड पोजीशन, यानी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करके, यानी ये फिक्स्ड पोजीशन है तो इसके गिर्द वाइब्रेट करती रहेगी। सो ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड हम डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने डिफाइन किया कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। यानी यहाँ से जितना ज्यादा दूर आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। सेम है, इस तरफ देख लें कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। एंड देन हम डिफाइन करते हैं थर्ड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ acceleration is always directly proportional to displace from its mean position. So हम ये डिफाइन करते हैं कि हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपनी डिस्प्लेसमेंट के और अपनी मीन पोजीशन के जहां से डिस्प्लेस हो रहा होता है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और जितना कम दूर जाएगा उतनी इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। लाइक जैसे कि हमने डिफाइन किया था इससे पहले वाले टेबल के अंदर कि मीन के ऊपर जो है एक्सेलरेशन जीरो था जबकि एक्सट्रीम पे इसका जो एक्सेलरेशन था वो बहुत ज्यादा था। एंड फोर्थ वन हम डिफाइन करते हैं इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो मीन पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पे जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया था कि जैसे यहाँ पे आएगा बॉडी यहाँ पे स्टॉप करती है, तो जैसे ही स्टॉप करेगी तो उस वक्त में क्या होगा कि स्टॉप की वजह से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सेम एज डिफाइन करते हैं कि एक्सट्रीम पे जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी और मीन पे जो वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप नहीं करता तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर हम डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर प्रोड्यूस क्या वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हम डिफाइन करते हैं कि असल में सपोज एज यहाँ से चलता है ये ऐसे मूव करके एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। वाइब्रेशन क्या, एक साइकिल है। यानी अगर एक बॉडी वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करते हुए एक साइकिल कंप्लीट करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। अगेन हमने डिफाइन किया था कि टाइम पीरियड क्या होता है कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। सो t is equal to 2 pi L over G, ये हमारे पास इस केस में था, जबकि स्प्रिंग के केस में t is equal to 2 pi M over K था।
एंड नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में ये कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, 1 सेकंड में ये कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस अकर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी अपनी मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर जाएगा वो असल में क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। और अगर हम इसे एज द टर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में देखें तो वेव हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। सो हम ये कहते हैं कि अपने मीन पोजीशन से अगर ये मैक्सिमम तक जा रहा है तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका, ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। अब अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, हम काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, सो ग्राफ किस तरह से होगा? मीन और एक्सट्रीम्स। हमने क्या कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मीन पे मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करें तो हमने कहा था कि एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मीन पे 0 होती है, मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम होगी जबकि यहाँ पे ये 0 होगी। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सेम एक ही जगह पे ड्रॉ करें तो हम यहाँ से देखते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं तो मीन पे उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, जबकि बाकी पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू मीन के एक्सट्रीम पे उसकी 0 होती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है और मीन पे क्या होती है? 0 होती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।